नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो ये बताते हैं कि आखिर पैसा क्यों अलग-अलग लोगों के लिए इतने अलग मायने रखता है और क्यों इसके साथ हमारा रिश्ता इतना कभी-कभी पेचीदा, यहाँ तक कि तनावपूर्ण भी हो जाता है। बिल्कुल। तो आज इस चर्चा का मकसद है हमारे दिमाग के इस मनी सॉफ्टवेयर को थोड़ा समझना, सही। ताकि हम पैसे के साथ एक ज्यादा स्वस्थ, एक ज्यादा जागरूक रिश्ता बना सकें। क्योंकि बात सीधी सी है, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा या बैंक अकाउंट का नंबर नहीं है। हाँ। ये एक भावना है, एक एहसास, हाँ। एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते रहते हैं। बिल्कुल सही। और ये चर्चा सिर्फ मतलब ज्यादा पैसा कमाने या बचाने की टिप्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं है। नहीं। उससे कई ज्यादा ये उन गहरे मतलबों के बारे में है जो हम जाने अनजाने पैसे से जोड़ लेते हैं। ये मतलब अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों से, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति से, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति से निकलते हैं। अच्छा। और इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि पैसा, जो अक्सर तनाव का कारण बनता है, वो हमारी आजादी का, हमारी संभावनाओं को बढ़ाने का जरिया बन सके। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। स्रोतों में दो बहुत ही दमदार कहानियां हैं। हाँ। जो इस बात को बखूबी दिखाती हैं कि कैसे हमारे अतीत के अनुभव हमारे आज के वित्तीय व्यवहार को चलाते हैं। अच्छा, बताइए। पहली कहानी राजू की है। राजू के बचपन में घर में पैसों की काफी तंगी थी। सुनने में आया कि उसके पिता का छोटा सा कारोबार वो डूब गया था और कई बार तो घर में ठीक से खाना भी नहीं बन पाता था। ओह। आज राजू एक अच्छी कंपनी में काम करता है, बढ़िया कमाता है, लेकिन एक आदत वो आज भी वैसी ही है। क्या? वो अपने बटुए में हमेशा कैश रखता है। कैश? आजकल के जमाने में भी जब सब डिजिटल है। हाँ, कैश सुरक्षा के लिए। उसे लगता है कि जेब में नोट होने से एक सुरक्षा की भावना मिलती है। दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि वो कम से कम 5,000 रुपए नकद जरूर रखेगा, चाहे वो दिन भर में उसे इस्तेमाल करे या ना करे। अच्छा। सारे पेमेंट भले ही कार्ड या यूपीआई से करे, पर वो कैश होना चाहिए। ये उसे शायद उस बचपन की अनिश्चितता से बचाता है। बिल्कुल, जहाँ पता नहीं होता था कि कल पैसे होंगे भी या नहीं। ये उसकी मनी स्टोरी बन गई। और दूसरी कहानी प्रीति की शायद। हाँ बिल्कुल, प्रीति की कहानी एकदम उलट है। उसके घर में बचपन से पैसों को लेकर ज्यादा चिंता का माहौल नहीं था। अच्छा। उसके पिता ने शेयर बाजार में कुछ बड़े सोचे समझे जोखिम लिए थे और सफल भी रहे थे। तो आज प्रीति अपना एक स्टार्टअप चलाती है और उसमें जोखिम लेने की गजब की क्षमता है। अच्छा। वो ऐसे बिजनेस निर्णय ले लेती है जहाँ ज्यादातर लोग 100 बार सोचेंगे। उसके लिए पैसा क्या है? एक अवसर, आगे बढ़ने का जरिया। ये दोनों उदाहरण ये बिल्कुल सटीक हैं। ये पैसे के मनोविज्ञान का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत दिखाते हैं। क्या है वो? कि हर व्यक्ति का पैसे के साथ एक अनूठा, एक गहरा व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक रिश्ता होता है। ये रिश्ता उसके निजी इतिहास से, परिवार से, संस्कृति से बनता है। सही। राजू के लिए पैसा क्या बना? सुरक्षा का प्रतीक। खाली बटुआ उसे अवचेतन में बचपन की कमी की याद दिलाता है। हाँ। वहीं प्रीति के लिए पैसा अवसर और आजादी का प्रतीक है, क्योंकि उसने बचपन में देखा कि कैसे सोचा समझा रिस्क लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये साफ है, हम पैसे से जुड़े फैसले सिर्फ तर्क या एक्सेल शीट देखकर नहीं लेते। नहीं। हमारी भावनाएं, हमारे अतीत के अनुभव, वो सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन मनी स्क्रिप्ट्स को, इन कहानियों को पहचानना, यही बदलाव की दिशा में पहला कदम है। ये बात तो सोचने वाली है। हम सबके अंदर ऐसी कोई ना कोई कहानी चल रही होगी। यकीनन। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू स्रोतों में सामने आता है। उसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा गया है। हाँ, ये बहुत आम है। हम सब ने शायद कभी न कभी ये सोचा होगा कि काश मेरी सैलरी डबल हो जाए तो बस सारी पैसे की दिक्कतें खत्म। हाँ, सोचा ही होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। तनख्वाह बढ़ती है पर महीने के आखिर में हालत वो वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक जाल है। जैसा आपने कहा, होता ये है कि जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है, हाँ, हमारी जरूरतें भी उसी अनुपात में या कभी-कभी तो उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाती हैं। अच्छा। हमारा दिमाग जो है ना, वो आराम और सुविधा के एक नए स्तर को बहुत जल्दी अपना लेता है और उसे नया नॉर्मल या बुनियादी जरूरत मानने लगता है। हाँ, ये तो अनुभव किया है। जैसे पहले शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चल जाता था। बिल्कुल। सैलरी बढ़ते ही लगता है कि नहीं, अब तो कैब या अपनी गाड़ी होनी ही चाहिए। हाँ। या पहले हफ्ते में एक बार बाहर खाना खास बात होती थी। सही। अब शायद हफ्ते में 3-4 बार बाहर खाना या ऑर्डर करना बिल्कुल आम हो गया। हाँ, वो छोटी छोटी खुशियाँ कब जरूरतें बन जाती हैं
तो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, यही है धन का विरोधाभास, द वेल्थ पैराडॉक्स। हम ज्यादा कमाने लगते हैं, लेकिन हम ज्यादा खुश या ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन शैली भी महंगी हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तरक्की ना करें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाना चाहिए, प्रगति जरूरी है। हाँ। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हमने अपनी मानसिकता को सचेत रूप से नियंत्रित नहीं किया, तो जो चिंता 50,000 रुपए महीने की कमाई पर थी, वही चिंता 5 लाख रुपए महीने की कमाई पर भी बनी रह सकती है। बस खर्चे बदल जाएंगे। बिल्कुल, असली अमीरी या वित्तीय सुकून वो सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं है, वो दिमाग की एक अवस्था है। वो इनफ वाली भावना में है। हाँ। मतलब बस काफी है। जब तक वो एहसास अंदर से नहीं आता ना, तब तक कितना भी पैसा कम ही लगता है। इनफ वाली भावना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है तो खैर, अब उस शक्तिशाली वित्तीय सिद्धांत पर आते हैं जिसे अक्सर लोग थोड़ा उबाऊ समझते हैं। अच्छा, कौन सा? यहाँ सिर्फ गणित का मामला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। ओह हाँ, कंपाउंडिंग। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा है। मनोवैज्ञानिक? कैसे? हमारे सब्र की, हमारे इंतजार करने की क्षमता की, जिसे तकनीकी भाषा में डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। हाँ, तत्काल संतुष्टि की इच्छा, वो तो हमारे अंदर बहुत गहरी होती है। इसका एक बहुत सरल उदाहरण स्रोतों में दिया गया है। अगर किसी को विकल्प दिया जाए कि भाई अभी 10,000 रुपए ले लो या 1 महीने बाद 11,000 रुपए लेना चाहोगे, तो ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग अभी 10,000 लेना पसंद करेंगे। हाँ। हमारा दिमाग वो फौरन मिलने वाले इनाम की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। 1 महीने का इंतजार, भले ही 1,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हों, मुश्किल लगता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग अभी चाहता है। लेकिन अब कंपाउंडिंग के जादू को देखिए। अगर कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए बचाता है, ठीक है, और उसे ऐसी जगह निवेश करता है जहां औसतन मान लीजिए 12% सालाना रिटर्न मिलता है, जो लंबी अवधि में इक्विटी वगैरह से संभव है। हाँ, संभव है। तो 10 साल में उसके पास करीब 11.5 लाख रुपए जमा होते हैं। 11.5 लाख, ठीक है, अच्छी रकम है। पर कोई बहुत चौंकाने वाली नहीं लगती, है ना? नहीं। लेकिन अगर वो इसी प्रक्रिया को 30 साल तक जारी रखे, 30 साल, हाँ, तो वही 5,000 रुपए महीने का निवेश बढ़कर कितना हो जाता है, अंदाजा लगाइए। 30 साल में शायद 50-60 लाख, करीब 1.75 करोड़ रुपए। क्या 1.75 करोड़ सिर्फ 5,000 महीने से? हाँ, ये वाकई कमाल है। सोचिए, पहले 10 साल में सिर्फ 11.5 लाख बने, लेकिन अगले 20 सालों में 1.60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुड़ गए। ओह, मतलब पैसा अपने आप पैसा बनाने लगता है। बिल्कुल, यही कंपाउंडिंग का जादू है। समय इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग वो सीधी रेखा में सोचने का आदी है, लीनियर थिंकिंग। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, घातीय वृद्धि, इसे हम सहजता से समझ नहीं पाते। हमें 30 साल बहुत लंबा समय लगता है। सही बात है। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, जल्दी अमीर बनने की योजनाएं, वो हमें ज्यादा लुभाती हैं। गेट रिच क्विक स्कीम्स। हाँ, वो इसीलिए सफल होती हैं क्योंकि वो हमारी तत्काल संतुष्टि की इच्छा को निशाना बनाती हैं। लेकिन स्रोत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि वास्तविक और टिकाऊ दौलत, उसका निर्माण अक्सर एक लंबी, धीमी और शायद थोड़ी उबाऊ लगने वाली प्रक्रिया से होता है। धैर्य वाली प्रक्रिया। बिल्कुल, वो पुरानी कहावत यहाँ एकदम सटीक बैठती है। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। हाँ। और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। बिल्कुल। कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि शुरुआत जल्दी की जाए और फिर धैर्य के साथ टिके रहा जाए। धैर्य शायद यही सबसे मुश्किल हिस्सा है तो। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि इंसान का दिमाग वो स्वाभाविक रूप से आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, ये तो है। हम अच्छे नतीजों की उम्मीद ज्यादा करते हैं। शायद इसीलिए लाखों लोग लॉटरी खरीदते हैं, ये सोचकर कि क्या पता इस बार मेरी ही लग जाए। हाँ, और ये आशावाद जरूरी भी है, वरना हम सुबह बिस्तर से क्यों उठेंगे? सही बात है। यही हमें नए काम शुरू करने, चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। बिना उम्मीद के तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सच है। लेकिन पैसे के मामले में हाँ, यही आशावाद अगर अनियंत्रित हो जाए तो खतरनाक भी साबित हो सकता है। कैसे? हम अक्सर अपनी सफलता की संभावनाओं को जरूरत से ज्यादा आंक लेते हैं और जो संभावित जोखिम है उन्हें कम करके आंकते हैं। अच्छा। स्रोत एक उदाहरण देते हैं।
मान लीजिए कोई अपनी सारी बचत, सारी सेविंग्स किसी एक ही स्टॉक में लगा देता है, इस उम्मीद में कि रातों रात 2 गुना हो जाएगा। वो सिर्फ मुनाफे के बारे में सोच रहा है। और रिस्क, उसने इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया कि अगर स्टॉक नीचे चला गया तो क्या होगा। ये जरूरत से ज्यादा आशावाद का नतीजा है। यहीं पर संतुलन की जरूरत है फिर। बिल्कुल। सफल और अनुभवी निवेशक जो होते हैं ना, वो इस आशावाद को प्रबंधित करते, मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे? वे सिर्फ अच्छे की उम्मीद नहीं करते, बल्कि बुरे से बुरे हालात के लिए भी योजना बनाकर रखते हैं। अच्छा। उनकी सोच होती है होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट। उम्मीद सबसे अच्छी रखें पर तैयारी सबसे बुरी स्थिति के लिए करें। हाँ, और व्यवहार में इसका मतलब क्या है? विविधीकरण, यानी अपने निवेश को फैलाना। बिल्कुल। सिर्फ एक जगह या एक ही तरह की संपत्ति में पैसा न लगाना, उसे अलग अलग तरह की संपत्तियों में बांटना, जैसे कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में, थोड़ा सोना, शायद रियल एस्टेट। इसका फायदा ये कि अगर एक क्षेत्र में गिरावट आती है तो दूसरे शायद उसे संभाल लें। इससे कुल मिलाकर जोखिम कम हो जाता है। अच्छा, तो विविधीकरण सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बचाव भी है। बिल्कुल है। इसके अलावा एक इमरजेंसी फंड बनाना। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। ताकि नौकरी जाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी अचानक आई मुश्किलों के समय निवेश को छेड़ना ना पड़े। सही। और जरूरत के हिसाब से पर्याप्त बीमा लेना, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, ये सब इसी प्रबंधित आशावाद का हिस्सा है। वे आशावादी होते हुए भी यथार्थवादी बने रहते हैं। वे अपनी उम्मीदों को हकीकत की जमीन पर रखते हैं और संभावित नुकसान से खुद को बचाने के उपाय करते हैं। ये डरपोक होना नहीं है। नहीं, ये समझदार होना है। समझ गया। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, थोड़ा विज्ञान की बात करते हैं। हाँ, दिमाग की बात। स्रोत बताते हैं कि हमारे वित्तीय निर्णय वो कभी भी 100% तार्किक या सोचे समझे नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। असल में ये हमारे दिमाग के 2 अलग अलग हिस्सों के बीच एक तरह की निरंतर कशमकश चलती रहती है। उसका नतीजा होते हैं। हाँ, एक खींचतान चलती रहती है। और इन 2 हिस्सों का हमारे पैसे से जुड़े फैसलों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से काबू कर सकें। तो कौन से हैं ये हिस्से? पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है एमिगडाला। एमिगडाला। हाँ, इसे आप हमारा सर्वाइवल ब्रेन या भावनात्मक मस्तिष्क कह सकते हैं। ये दिमाग का वो प्राचीन हिस्सा है जो खतरे को भांपते ही फौरन प्रतिक्रिया देता है। अच्छा, फाइट या फ्लाइट वाला? बिल्कुल वही। जब शेयर बाजार अचानक तेजी से गिरता है तो ये अमिगडाला सक्रिय होता है और चीखने लगता है, खतरा, सब बेचो, अभी निकलो यहाँ से। हाँ। ये डर, लालच, घबराहट इन तीव्र भावनाओं पर काम करता है और इसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। अच्छा, तो ये वही पेट में उठने वाली घबराहट है जो बाजार गिरने पर महसूस होती है कि बस अभी सब बेचकर सेफ हो जाऊं। बिल्कुल। और दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, ये दिमाग का अगला हिस्सा है जो ज्यादा विकसित है, हमारा तार्किक मस्तिष्क। अच्छा। ये लंबी अवधि की योजना बनाने, विकल्पों का विश्लेषण करने, जोखिम का आकलन करने और सबसे महत्वपूर्ण क्या? हमारी तत्काल प्रतिक्रियाओं और आवेगों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि पैसे के मामले में, खासकर जब बाजार में उथल पुथल हो या कोई लुभावना लेकिन जोखिम भरा मौका सामने हो, तो अमिगडाला की भावनात्मक प्रतिक्रिया बहुत तेजी से आती है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सोचने, समझने, विश्लेषण करने में समय लगता है, वो धीमा है। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर समय डर या लालच वो हमारे तर्क पर हावी हो जाते हैं अक्सर, और हम वो फैसले ले लेते हैं जो शायद हमें बाद में गलत लगते हैं, जैसे पैनिक में बेचना। बिल्कुल, पैनिक सेलिंग या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर निवेश करना। हाँ, कि कहीं मौका चूक ना जाए। हाँ, ये सब इसी दिमागी कश्मकश के नतीजे हैं। इसलिए समझदारी भरे वित्तीय फैसले लेने के लिए जरूरी है कि हम अपने तार्किक मस्तिष्क यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ड्राइविंग सीट पर लाएं। और वो कैसे करें? स्रोत इसके 2 मुख्य तरीके बताते हैं। पहला है शिक्षा और जागरूकता। मतलब जानना। हाँ, जितना ज्यादा हम निवेश के बारे में, बाजार के उतार चढ़ाव के स्वभाव के बारे में और अपने खुद के भावनात्मक झुकावों के बारे में समझेंगे, उतना ही कम हम डर या लालच के शिकार होंगे और उतने ही बेहतर फैसले ले पाएंगे। ज्ञान डर को कम करता है। सही बात है। और दूसरा तरीका? दूसरा और शायद ज्यादा प्रभावी तरीका है एक लिखित वित्तीय योजना बनाना।
अ रिटन फाइनेंशियल प्लान। लिखित योजना। हाँ, जब आपके पास पहले से तय किए हुए लक्ष्य हों, एक स्पष्ट रणनीति हो, नियम हो, जैसे कि बाजार गिरने पर मैं बेचूंगा नहीं बल्कि और निवेश करूंगा, या मैं अपने निवेश को इतने साल तक नहीं छूंगा। तो बाजार के शोर और अपनी भावनाओं के उफान के बीच आप डर या अंदाजे के आधार पर फैसले नहीं लेते, आप अपनी योजना का पालन करते हैं। अच्छा। ये लिखित योजना आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को तब मजबूती देती है जब एमिगडाला हावी होने की कोशिश कर रहा हो। ये आपको भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाती है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। एक योजना होने से वाकई शांति मिल सकती है और मिलती है। चलिए अब एक और बहुत ही अहम पहलू पर आते हैं, जिसे स्रोत काफी है या इनफ की कला कहते हैं। इनफ। हमारा समाज, विज्ञापन, सोशल मीडिया सब हमें यही सिखाते हैं कि ज्यादा हमेशा बेहतर है। हाँ, more is always better। ज्यादा पैसा, बड़ा घर, नई कार, ज्यादा चीजें, ज्यादा सफलता। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और कहता है। क्या कहता है? स्रोत बताते हैं कि खुशी और पैसे का रिश्ता एक सीमा के बाद उतना सीधा नहीं रह जाता। इसे हैप्पीनेस कर्व कहा गया है। हाँ, ये एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण विचार है। कई स्टडीज ये दिखाती हैं कि एक निश्चित आय स्तर तक, मतलब वो स्तर जो आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी करता है और आपको थोड़ी आरामदायक जिंदगी देता है, उस स्तर तक पैसा निश्चित रूप से खुशी और जीवन संतुष्टि को बढ़ाता है। लेकिन उस स्तर के बाद क्या होता है? ज्यादा पैसा जरूरी नहीं कि उसी अनुपात में ज्यादा खुशी लाए। खुशी का ग्राफ वो सपाट होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब शायद पैसा उन चीजों को नहीं खरीद पाता जो वास्तव में गहरी खुशी देती हैं। जैसे अच्छे रिश्ते, स्वास्थ्य, अपने काम में कोई अर्थ ढूंढना, समाज में योगदान देना, ये सब। तो फिर असली वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? क्या ये सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस है? स्रोतों के अनुसार असली वित्तीय स्वतंत्रता तब मिलती है जब कोई खुशी की कंपाउंडिंग को समझता है। कंपाउंडिंग ऑफ हैप्पीनेस। खुशी की कंपाउंडिंग, ये क्या है? ये तब होता है जब आप अपनी व्यक्तिगत मूल्यों को, आपकी वैल्यूज क्या हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानते हैं। अच्छा। आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है? क्या वो परिवार के साथ बिताया गया समय है, आपकी सेहत, कोई नया हुनर सीखना, दूसरों की मदद करना? और फिर आप अपना पैसा और समय सचेत रूप से उन चीजों पर खर्च करते हैं जो आपके इन मूल्यों से मेल खाती हैं। अच्छा। जो आपको सच्ची टिकाऊ खुशी देती हैं, न कि सिर्फ समाज को दिखाने के लिए या दूसरों की बराबरी करने के लिए। मतलब ये कि पैसा कैसे खर्च हो रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि कितना पैसा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे शायद महंगी घड़ी खरीदने से ज्यादा खुशी उस पैसे से परिवार के साथ छुट्टियां बिताने में मिले, अगर परिवार का साथ आपकी वैल्यू है तो। बिल्कुल, यही बात है। और दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने लिए व्यक्तिगत रूप से इनफ, काफी है, के स्तर को परिभाषित करना। वो कैसे? वो कौन सा वित्तीय स्तर है जिसके बाद आप कह सकते हैं, ठीक है, अब मेरी बुनियादी जरूरतें और मेरी कुछ वाजिब इच्छाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है। अब मुझे हर समय पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये स्तर हर किसी के लिए अलग होगा, उनकी जीवन शैली, उनके मूल्य, उनके लक्ष्य, इनके आधार पर। सही। लेकिन इस इनफ के आंकड़े तक या उस एहसास तक पहुंचना जरूरी है। इसे पाने के बाद आप पैसे के पीछे की वो अंतिम दौड़ धीमी कर सकते हैं और अपना ध्यान कहाँ केंद्रित कर सकते हैं? जीवन जीने पर, उन अनुभवों और रिश्तों पर जो वास्तव में मायने रखते हैं। स्रोत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि पैसा एक साधन है, एक जरिया है अपनी जिंदगी को बेहतर और अर्थपूर्ण बनाने का। ये अपने आप में मंजिल या लक्ष्य नहीं बन जाना चाहिए। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। ये लाइन याद रखने वाली है। बिल्कुल। और आखिर में स्रोत एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, विरासत, लेगेसी। हाँ, पैसे का मनोविज्ञान सिर्फ हमारे जीवन काल तक ही सीमित नहीं रहता, ये हमारे जाने के बाद भी जारी रहता है। हम में से कई लोग चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल अगली पीढ़ी को मिले, हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम या हमारी बनाई हुई चीजें रहें। हाँ, ये स्वाभाविक है। इसीलिए लोग संपत्ति बनाते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए फंड तैयार करते हैं, वसीयत लिखते हैं, दान पुण्य के बारे में सोचते हैं। हाँ, ये अमरत्व की एक मानवीय इच्छा का हिस्सा भी है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। क्या? जो अक्सर वित्तीय योजना बनाते समय नजरअंदाज हो जाती है, वो ये है कि सबसे बड़ी और सबसे टिकाऊ विरासत वो पैसा या संपत्ति नहीं है। तो फिर क्या है?
आपके मूल्य हैं, आपकी वैल्यूज। अच्छा। बच्चे या प्रियजन शायद आपके बैंक बैलेंस की रकम भूल जाएं, हाँ। लेकिन वे आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी उदारता, सीखने की ललक या दूसरों की मदद करने की भावना उसे याद रखेंगे और शायद अपनाएंगे भी, अगर उन्होंने आपको इन मूल्यों को जीते हुए देखा है। सही बात है। ज्यादातर लोग वसीयत को सिर्फ संपत्ति बांटने का जरिया समझते हैं। हाँ। लेकिन शोध बताते हैं कि असली विरासत वो मूल्य हैं जो आप जीते हैं। सोचिए, आपका पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन आपके बच्चों में ईमानदारी या मेहनत की सीख वो हमेशा रहेगी। ये असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ एसेट ट्रांसफर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं। वित्तीय योजना बनाते समय ये भी सोचना चाहिए कि जो पैसा हम छोड़कर जा रहे हैं, हाँ। उसका इस्तेमाल अगली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने में कैसे हो सकता है। एक ऐसी जिंदगी जो हमारे मूल्यों पर आधारित हो। क्या हम उन्हें सिर्फ पैसा दे रहे हैं या पैसे के साथ उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने की समझ और जिम्मेदारी भी दे रहे हैं? ये बहुत सवाल है। ये सिर्फ संपत्ति छोड़ना नहीं, बल्कि संस्कार और सोच छोड़ना भी है। शायद यही सबसे स्थायी विरासत है। तो पैसे के मनोविज्ञान की इस गहरी पड़ताल से हमने क्या सीखा? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये समझ आई कि पैसा कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के अंदर चलने वाला एक जटिल सॉफ्टवेयर है। हाँ, बिल्कुल। ये सॉफ्टवेयर हमारे अनुभवों से, हमारे डर, हमारी उम्मीदों, हमारे विश्वासों से बना है। सही। और अच्छी खबर यह है कि जैसे किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है, हाँ। वैसे ही हम पैसे के साथ अपने रिश्ते को भी समझकर, सचेत होकर बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये नियंत्रण हमारे हाथ में है। हाँ। हम ये तय कर सकते हैं कि पैसा हमारे लिए सुरक्षा और आजादी का प्रतीक बने, न कि डर और बोझ का। बिल्कुल। इसकी शुरुआत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदमों से की जा सकती है। पहला कदम, अपनी मनी स्टोरी को समझें। बचपन के कौन से सबक, देखे हुए अनुभव आज भी अनजाने में आपके वित्तीय फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है। दूसरा, अपने लिए काफी है, इनफ की स्तर को परिभाषित करने की कोशिश करें। तीसरा, कंपाउंडिंग की शक्ति पर भरोसा रखें और लंबी अवधि के लिए धैर्य रखना सीखें। धैर्य। और शायद सबसे जरूरी, पैसे को एक साधन के रूप में देखें, उसे अपने जीवन का मालिक ना बनने दें। बिल्कुल। अंतिम लक्ष्य पैसे का उपयोग एक बेहतर, खुशहाल, अधिक सार्थक और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए करना है, जैसा भी उसका मतलब आपके लिए हो। जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। पैसे के मनोविज्ञान को समझने के बाद कोई व्यक्ति अपने खर्च करने की आदतों को सिर्फ अपनी तात्कालिक जरूरतों और इच्छाओं, नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गहरे मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे बदल सकता है। गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतें? जैसे सुरक्षा की भावना, नियंत्रण का एहसास, स्वतंत्रता की चाहत या दूसरों से जुड़ाव की इच्छा। अच्छा। क्या हम अपने पैसे का इस्तेमाल सिर्फ चीजें खरीदने के लिए कर रहे हैं, या उन भावनाओं को खरीदने के लिए जो हमें वास्तव में चाहिए? इस पर विचार किया जा सकता है।